पोंग आराम से चलता हुआ ऑफिस में प्रवेश कर गया। वो अपने स्थान पर जा बैठा। वहां खामोशी थी। हर कोई तानली की वापसी का इंतजार कर रहा था। बाहर भोर हो रही थी। सबकी आंखों में नींद थी। जब तानली काफी देर तक ना लौटा तो चिंचू बोला, कहाँ चला गया? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। स्वर में उत्काहट थी। यही होगा चीफ, आता ही होगा, एक अन्य एजेंट बोला। 10 मिनट और बीत गए। आखिरकार चांग उठता हुआ बोला, उसे मैं जरा देख कर आऊं चीफ? ठीक है, जल्दी आना, कहीं तुम्हें भी ढूंढने ना पड़े। चांग सर को झटका देकर बाहर निकल गया। एकाएक फोन की घंटी बजी। चिंचू रिसीवर उठाते ही बोला, हेलो। दूसरी ओर गृह मंत्री का फोन था। वो अपने बयान की तस्दीक करना चाहते थे कि गोरखा वास्तव में कैद कर लिया गया है। चिंचू ने जब गर्व से हाँ कहा तो गृह मंत्री ने यह कहकर फोन रख दिया कि वो जल्द ही पहुंच रहा है। तभी चांग ने अंदर प्रवेश किया। वो बार बार सूखे होंठों पर जीभ फेर कर उन्हें गीला कर रहा था। सबकी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई, किंतु चांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सर, पूछने पर मालूम हुआ है कि तानली कार से कहीं चला गया है, एकाएक वो बोला। क्या बकते हो? भला यह भी कोई वक्त है कहीं जाने का, और वो भी बिना बताए? चिंचू झल्ला कर बोला। यस सर, चांग अपनी घबराहट छिपाता हुआ बोला। मैं सही कह रहा हूं सर, पहले वो गोरखा से मिला, फिर सीधा बाहर चला गया, ऐसा ही मालूम हुआ है। चिंचू उठता हुआ बोला, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चिंचू के पीछे सारे एजेंट बाहर निकल गए। कुछ ही देर में सब गोरखा के कमरे के सामने थे। खोलो। पहरेदारों ने आदरपूर्वक दरवाजा खोल दिया। वो सब अंदर प्रवेश करते ही चिंक पड़े। गोरखा की कुर्सी खाली थी। रस्सियां जली पड़ी हुई थी। कोने में तानली गठरी बना हुआ था। शरीर पर गोरखा के कपड़े थे। एक पल तो उन्होंने यही समझा कि वही गोरखा है। उसे पहचानते ही चिंचू का चेहरा कठोर हो गया। उसने आगे बढ़कर जोरदार लात उसके कमर में मारी। रामजादा अपने आप को A1 कहता है? तानली का शरीर बेसुध ही रहा। उल्लू के पट्ठो, वो पलट कर चीखा, यहां खड़े क्या देख रहे हो? उसे खोलो। तानली के भेष में वो गोरखा था। सारे शहर में नाकाबंदी करके उसे छान मारो। बचकर नहीं जाना चाहिए। पेट्रोलिंग गाड़ियां दौड़ा दो। एक एक गाड़ी में दो दो वायरलेस सेट मौजूद हों। किसी काम में ढील नहीं होनी चाहिए। मैं उसे 24 घंटों के भीतर यहां फिर देखना चाहता हूं। पुलिस को कुत्तों की माफिक सड़क पर घूमने को कह दो। जाओ। चिंचू गला फाड़कर चीख रहा था। फिर वहां से निकलकर वो अपने ऑफिस की ओर भागा। सब बाहर निकल गए। वांग, चिंगो, होंगहू उसके फरार होने पर मन ही मन खुश थे। चांग और अन्य एजेंटों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। वो सब घबराहट से इधर उधर भागने लगे। कुछ बाहर की ओर लपके। चांग और वांग का टकराव हो गया। वांग, चांग ने कुछ सोचते हुए उसे पुकारा। वांग ठिठक गया और कठोर स्वर में बोला, क्या है? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है, वांग नफरत भरे स्वर में बोला। तुम्हें गोरखा ने कैद किया था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? तुम्हें गोरखा ने कैद किया था और छोड़ दिया। कुछ देर पहले तुमने ही गोरखा से रिवॉल्वर लिया, और जब गोरखा सवा फरार हुआ उस समय तुम किसी कारण उठकर बाहर चले गए थे। कुछ समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? चांग की आंखें सर्द हो उठी थी। मेरे में सर में दर्द हो रहा है, और ऐसी हालत में कोई मुझे कुछ कहे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कुछ समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वांग कहर भरे स्वर में बोला और मुड़कर वापस चल दिया। चांग दांत किटकिटाता हुआ उसे देखता रहा।
फिर न जाने क्या सोचकर एक और चल दिया। समय नाजुक था, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। दौड़ धूप का सिर्फ इतना ही फायदा हुआ कि तानली की कार एक जगह खड़ी मिल गई। फिर भी चीनी सरकार ने हौसला नहीं छोड़ा। वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, किंतु कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। लोग हाथों में न्यूज़पेपर पर लिखे गोरखा की कैद की खबर पढ़ रहे थे और कानों में रेडियो की आवाज़ पड़ रही थी। अनाउंसर के अनुसार गोरखा फरार हो चुका था। अगला दृश्य। दोपहर के करीब 12 बजे फो मांचू ने अपने फ्लैट में प्रवेश किया। गर्मी और पसीने से बुरा हाल था। सूरज सिर पर था। गोरखा की फरारी के पश्चात पूरी सीक्रेट सर्विस हिल गई थी। चिंचुंग का कड़ा आदेश था कि तुरंत चारों तरफ घेरा डाल दिया जाए। मरता क्या ना करता। वो हांगहो के साथ रह रहा था। दोनों सड़क की खाक छानते फिर रहे थे। कभी इस कैफे में चाय, कभी उस कैफे में कॉफी। गोरखा को तलाश करने की उन्हें जरा भी जरूरत महसूस न हुई। चीनी हुकूमत के प्रति उनके दिलो दिमाग में नफरत जम चुकी थी। अगर गोरखा उनकी नजरों में आ जाता तो दोनों आंखें बंद करने में देर न लगाते। गोरखा का फरार होना तानली की मात थी। वो बुरी तरह झल्लाया हुआ था। गोरखा ने अपनी वार्निंग पूरी करके दिखा दी थी। बड़ी बात तो यह थी कि गोरखा उसी के रूप के सहारे फरार हुआ था। हर ओर से तानली को लानते मिल रही थी। इस समय चिंगो की आंखों में नींद समाई हुई थी। बदन थकावट के कारण बुरी तरह से दुख रहा था। उसने आगे बढ़कर कॉल बेल बजाई। फिर उसने इंतजार में सिगरेट सुलगा ली। जवाब न मिलने पर उसने फिर कॉल बेल बजाई और बेचैनी से दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। अंदर आहट हुई और दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली औरत उसकी पत्नी यूशी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बार बार अपने सूखे होंठों पर जीभ फेर रही थी। यूशी की हालत देखकर चिंगो मनी मन चौंका। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बरबस उसके मुंह से निकला। उसकी पत्नी यूशी दरवाजे से एक और हट गई। यह अंदर आने का निमंत्रण था। वो अंदर प्रवेश कर गया। यूशी ने दरवाजा बंद कर लिया और पलटकर दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। चिंगू का दिल किसी बुरी आशंका से धड़क रहा था। वो उसके पास पहुंचा और दोनों हथेलियों में उसके गाल को छिपाता हुआ बोला, मेरी प्यारी यूशी, आखिर बताओ तो सही, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोहू कहाँ है? आज तो स्कूल में छुट्टी है। यूशी के होंठ फड़के, आंखें छलछला उठी और फफक कर रोती हुई उससे सट गई। चिंगो के होंठों पर लगी सिगरेट फर्श पर गिर पड़ी। वो सख्ते की हालत में रह गया। फिर जबरन यूशी को अपने से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हो गया है आज तुम्हें? मैं तो। उत्तर में यूशी ने पीछे की ओर इशारा किया और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। चिंगो ने एक नज़र पीछे मौजूद दरवाजे को देखा, फिर यूशी को। वो समझ गया कि उस दरवाजे के पार कमरे में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण वो बेहद डरी हुई है। उसे छोड़कर वो तेजी से उस कमरे में प्रवेश कर गया। उसका मस्तिष्क साए साए करने लगा। कमरे के अंदर पहुंच उसके कदम जड़वत हो गए। वो सख्ते की हालत में खड़ा रह गया। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था उसका। वहां मौजूद कुर्सियों पर टोनी, जैक और कविता कत्याल बैठे हुए थे और पास में ही उसका 7 साल का छोटा लड़का मोहू बैठा हुआ था। पापा, पापा। चिंगो को देखकर मोहू उठने को हुआ, लेकिन कविता कत्याल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो रोने लगा। चिंगो के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसने तो कभी ऐसे हालात की कल्पना भी न की थी। हेलो चिंगो, भूल गए हिंदुस्तान में हमारी मुलाकात हुई थी और हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी भी की थी। मुलाकात में काफी दम था। वो भूलने वाली मुलाकात तो थी नहीं। कविता कत्याल आराम से मोहू के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। चिंगो को अपना कंठ सूखता हुआ महसूस होने लगा। क्या चाहते हो तुम लोग? उसने अपने स्वर को भरसक संयत रखते हुए पूछा। बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। चिंगो ने महसूस किया कि वो तीनों लापरवाह हैं। मौका पाकर उसने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और उन पर तानते हुए बोला, तुम सब अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। ये हिंदुस्तान नहीं, चीन है। उसके स्वर में कंपन था। टोनी व जैक के चेहरे भावहीन रहे। कविता कत्याल मुस्कुरा पड़ी।
किंगो, तुम्हारा लड़का मोहू सुंदर है, वो सपाट स्वर में कह रही थी। तुमसे भी ज्यादा। और अगर ये बोलना बंद कर दें तो क्या होगा? किंगो के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर कांप उठी। हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। टांगे कांपती महसूस हो रही थी। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, नहीं तो। चेहरे पर आतंक के भाव आ गए थे। जैक कुर्सी से उठकर उसके पास आया और आराम से उसकी रिवॉल्वर हाथ में लेकर एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। पीछे उसकी पत्नी यूशी खड़ी थी। वो उससे जा टकराया और संभल गया। यूशी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो जैक से हाथ जोड़कर याचना भरे स्वर में बोली, प्लीज, इन्हें कुछ मत कहिए। आपने जो करना है मुझे कहिए, मुझे मारिए। वो सिसकने लगी थी। जैक ने आराम से रिवॉल्वर को चिंगो की जेब में डाला और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर लापरवाही से सिगरेट सुलगाने लगा। सुना है मोहू शादी के 4 साल बाद हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि अगर और कोशिश की गई तो इससे तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। कविता कत्याल का स्वर ठंडा था। चिंगो कांप कर रह गया। यूशी उससे लगी थरथर कांप रही थी। हमें खून खराबा पसंद नहीं है। अगर पसंद होता तो हम तुम्हें तभी समाप्त कर देते जब तुम हमारी कैद में थे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ तुम्हारे बेटे मोहू पर दिल आ गया है। देखो तो, इसकी गर्दन कितनी प्यारी है। कविता कत्याल उसकी गर्दन पर हाथ फेरती हुई बोली। चिंगो और यूशी का रोम रोम सिहर उठा। कविता कत्याल की आवाज में बेहद भयानकता छुपी हुई थी। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। मेरी पत्नी का दिल कमजोर है। अगर उसे। कविता कत्याल उसकी बात काटकर सपाट स्वर में बोली, ऐसी बातें तो हमें भी पसंद नहीं है। तुम कहते हो तो नहीं करते। किंगो स्थिर खड़ा रहा। मेरा ख्याल है हम अगर आराम से बैठकर बात करें तो बेहतर होगा। कविता कत्याल ने अपनी आंखें चिंगो की आंखों में डालकर कहा। चिंगो लड़खड़ाती चाल से उनके पास पड़ी एक कुर्सी पर आ बैठा। टोनी व जैक के चेहरे भावहीन थे। वो ये जानना चाहते थे कि चिंगो पर उनकी बातों का क्या असर होता है। अब इन बातों से चिंगो बेहद नर्वस हो चुका था। बहन, तुम चाय बना लाओ, तब तक हम बातें करते हैं। कविता कत्याल मुस्कुराकर बोली। यूशी के आंसू सूख चुके थे। आंखें लाल हो रही थी। वो पलटी और थकी थकी चाल से किचन की ओर बढ़ गई। बोलो, क्या चाहते हो तुम लोग? चिंगो की आवाज टूटी हुई थी। हमें वो डायरी चाहिए जिसे तानली हिंदुस्तान से उड़ा लाया है। टोनी ठहरे स्वर में बोला। चिंगो ने बारी बारी सबको देखा, फिर सूखे होंठों पर जीभ फेरता हुआ बोला, अब ये बात संभव नहीं है। वो बहुत दूर पहुंच चुकी है। लेकिन हमें चाहिए, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना पहुंच चुकी हो। टोनी झुकता हुआ खतरनाक स्वर में बोला। चिंगो बेचैन हो उठा। देखो, अगर ये मेरे बस का रोग होता तो मैं तुम्हें अभी ला देता। डायरी ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से वापस आना संभव नहीं है। संभव है या असंभव ये हम फिर सोचेंगे। हमें वो जगह बताओ। वो डायरी इस पाती किले में पहुंच चुकी है। वहां खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। डायरी को कोई ले ना सके, इसी कारण उसे सेफ जगह रखा गया है। वो कोड वर्ड में है। अधिकारी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंगो का स्वर गंभीर था। किले की सिचुएशन बताओ। 8 पहरेदार राइफलों से लैस मेन गेट पर खड़े रहते हैं। पहरा 24 घंटे रहता है। 3 शिफ्टें होती हैं, 8-8 घंटे की। अगर उन्हें अगर उन्होंने पलक जब भी झपकनी हो तो बारी बारी झपकेंगे। उसे इस्पाती किला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किले की दीवार ठोस लोहे की है, 10 फुट ऊंची, और उनमें करंट दौड़ता रहता है। कौन सी दीवारें? 4 दीवारी। उसके अंदर भी लोहे की दीवारें हैं और उनमें करंट दौड़ता है। नहीं, उसके अंदर कोई लोहे की दीवार नहीं है और ना ही करंट दौड़ता है। किंगो अपने आप को संयत कर चुका था। लेकिन पहरा सख्त है। अंदर प्रवेश करने का कोई और रास्ता? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। पहरेदारों की नजर में आने का मतलब होगा शोर शराबा, यानी कि मौत।
तभी यूशी ट्रे में चाय ले आई। सबने एक एक कप थाम लिया और खुद भी बैठकर पीने लगी। सब चाय पीने लगे। गोरखा का क्या चक्कर है? पेपर में उसकी कैद का समाचार था और रेडियो उसके फरार होने की सूचना दिए जा रहा है। जैक ने आंखें मिचमिचाकर कहा। चिंगो के होंठों पर मुस्कान दौड़ गई। जो कुछ भी तुमने कहा है वो सच है, कहकर चिंगो ने सारी बात बता दी। ये जानकर तीनों को प्रसन्नता हुई कि गोरखा भी यहाँ मौजूद है, और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वो भी डायरी के चक्कर में मौजूद है। पूछने पर चिंगो ने बता दिया कि गोरखा और तानली की आपस में लग गई है और गोरखा डायरी वापस हिंदुस्तान को सौंपने की सोच रहा है। ये जानकर उन्हें राहत मिली कि गोरखा की नीयत खराब नहीं है। वो उससे मिलने को उत्सुक हो उठे। उस किले में डायरी कहाँ पड़ी है? अगर कोई इसे लेने जाए तो कैसे प्राप्त करे? सब कुछ जानकर भी तुम लोग उसे पाना चाहते हो? चिंगो के स्वर में हल्का सा आश्चर्य था। हाँ, देखो, क्यों बेमौत मरने की सोच रहे हो? वहां तुम्हें सिर्फ मौत ही इंतजार करती मिलेगी। बेहतर होगा वापस लौट जाओ। तुम्हारा बच्चा मोहू बेहद सुंदर है। कविता कट्याल प्यार से मोहू के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। मोहू सहमा सहमा सा चिंगो की ओर देख रहा था। चिंगो ने होंठ भींच लिए। इन शब्दों में छुपी धमकी के बारे में महसूस करके वो कांप उठा था। डायरी उस किले में कहाँ पड़ी है? टोनी उसको घूरते हुए बोला। सिर्फ यही बात मैं नहीं जानता, चिंगो गहरी सांस लेकर बोला। लेकिन हम जानना चाहते हैं, टोनी ने ठंडे स्वर में कहा। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो कैसे बता? कहीं से भी मालूम करो, समझे? हम जानना चाहते हैं, जैक तेज स्वर में बोला। चिंगो ने खाली खाली आंखों से सबको देखा। कोशिश करूंगा कि पता लग जाए। उसका स्वर टूटा हुआ था। कोशिश नहीं करनी है, पता लगाना है, और हमें उस किले के भीतर जाना है। इसलिए लोहे की चार दीवारी में करंट नहीं दौड़ना चाहिए, जैक अब आराम से बोला। क्या बकते हो? मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? बेहतर होगा महू को छोड़ दो और मुझे गोली मार दो। एकाएक चिंगो का सर तेज हो उठा। तुम करो या कोई और, लेकिन ये काम भी होना चाहिए, कविता कत्याल आराम से बोली। चिंगो बेबस दृष्टि से उनको देखने लगा। फिर कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा। डायरी तो वो मालूम कर सकता था कि कहाँ पड़ी है, लेकिन करंट? वो बेचैन हो उठा। ये कैसे होगा? अगर किसी न किसी प्रकार कर भी देता है तो फिर चीनी सरकार से बचना संभव है? नहीं। इस मामले में तानली की नजरें बहुत तेज हैं। वो उसके पूरे परिवार को जिंदा दफन कर देगा। वो काफी देर तक सोचता रहा। कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर अचानक ही उसकी आंखों में चमक उत्पन्न हो गई। वो तुरंत उठा, चाय के प्याले को टेबल पर रख दिया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। कहाँ जा रहे हो? जैक उठता हुआ बोला। तुम्हारे द्वारा बताए गए कामों की कोशिश करने, चिंगो भावहीन स्वर में बोला। यहां से बाहर जाकर ये मत भूलना कि मोहू से हमें प्यार हो गया, जैक ने जहरीले स्वर में कहा। नहीं भूलूंगा, चिंगो दांत भींचकर बोला। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरी पत्नी तुम लोगों के साथ रहकर सेफ रहेगी? तुम्हारी बीवी हमारी बहन है और उस समय तक रहेगी जब तक तुम हमसे गद्दारी नहीं करते। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। चिंगो कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर झटके के साथ बाहर निकल गया। अगला दृश्य। चिंगो हेडक्वार्टर में प्रवेश कर ही रहा था कि हुंगहू कार में बैठकर बाहर निकला। उसे देखते ही उसने कार रोक दी। कहाँ जा रहे हो? गोरखा की तलाश, उसने मुंह बिगाड़कर कहा। चिंगो चुप कर गया। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? होंगहू उसका चेहरा देखते हुए बोला। चिंगो ने सिगरेट सुलगाते हुए कुछ कहने की असफल कोशिश की। कार में आ जाओ। चिंगो दरवाजा खोलकर उसके बराबर आ बैठा। होंगहू ने कार आगे बढ़ा दी। अब बताओ, क्या बात है?
होंगहू ने उसके परेशान चेहरे का निरीक्षण किया। मोहू की जान खतरे में है, उसने बेचैन स्वर में कहा। क्या? वो आश्चर्य से चीख पड़ा। पैर खुद ही ब्रेक पर दबते चले गए। कार रुक गई। चेहरे पर असमंजस के भाव थे। रुको मत, चलते रहो। होंगहू ने कार आगे बढ़ा दी। पूरी बात बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो कैसे खतरे में है? क्या बीमारी है कि? तुम गलत समझ रहे हो। खतरा किसी और प्रकार का है। उसका स्वर दुख से भर गया। फिर उसने सारी बात बता दी। होंगहू ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके चेहरे पर चिंता के लक्षण आ गए। पूरी बात सुनने के पश्चात परेशान भाव से सिगरेट सुलगाई और गहरे कश लेता हुआ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? किंगो सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंकता हुआ बोला। कुछ नहीं। होंगहू अपने विचारों से बाहर आया। सर कुछ भारी महसूस कर रहा था। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? उनकी बात मानने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। होंगहू मुस्कुरा पड़ा। किंगो को उसकी मुस्कान अच्छी न लगी। किंगो, इतना शानदार मौका हाथ से न जाने दो। यही तो समय है। हम अपने मन में बसी बदले की आग ठंडी कर सकते हैं। यह समय बार बार नहीं आने वाला। उसकी बात सुनकर वो बेचैन हो उठा। तुम समझते नहीं हो। बात मोहू की है। अगर मोहू बीच में ना होता तो शायद मैं भली भांति उनकी सहायता करता। यूशी भी उनके पास है। मेरा ध्यान हर समय उसी ओर रहेगा। इस बारे में ज्यादा ना सोचो। वो लोग मोहू को कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें अपने काम से मतलब है, समझे? ये चिंता करनी छोड़ दो। होंगहू विश्वासपूर्वक बोला। किंगो को उस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वो वास्तव में सही कह रहा है। मोहू को कुछ नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब किया क्या जाए? मैंने उनकी बात मानी तो तानली मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। उनका काम होगा, लेकिन तुम नहीं करोगे। चांग करेगा। होंगहू होंठ गोल करके बोला। व्हाट? चिंगो चौंक कर उछला। क्या बकते हो? इसमें शक है तुम्हें? होंगहू का स्वर रहस्यपूर्ण था। अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। चिंगो उसे घूरते हुए मुंह बिगाड़ कर बोला। होंगहू जोर से हंस पड़ा। बीती बातें बहुत जल्द भूल जाते हो। याद है, लगभग साल पहले हमने चांग को तानली की पत्नी फूमी के साथ देखा था और हमने मौका पाकर उनकी तस्वीर खींच ली थी। और वो तस्वीर आज भी बताती है कि वो दोनों बेड पर क्या कर रहे थे। वो आराम से कह रहा था। चिंगो का मस्तिष्क साए साए करने लगा। ये बात तो वो वास्तव में भूल गया था। बुझी आंखों में चमक आ गई। वो तस्वीर कहाँ है? स्वर में उत्तेजना भरी हुई थी। बैंक के लॉकर में। सीधे बैंक चलो, जल्दी। किंगो मुठ्ठियां भींचे तेजी से बोला। ओके। इतना कहकर उसने कार को बैंक के रास्ते पर डाल दिया। कुछ ही देर में वो बैंक पहुंच गए। किंगो कार में बैठा रहा। होंगहू अंदर प्रवेश कर गया। किंगो सिगरेट जलाकर पीने लगा। मन से कुछ चिंता का बोझ हट गया था, लेकिन कभी कभी ये सोचकर बेचैन हो उठता कि कहीं चांग ये काम करने से इनकार न कर दे। ये विचार आते ही अपने मन को तसल्ली देता कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। चांग को हर हालत में उनकी बात माननी होगी। होंगहू लौट आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफा उसको पकड़ा कर होंगहू ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसके होंठों पर मीठी मुस्कान थी। चिंगो ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और अंदर से दो तस्वीरें निकाली। उसमें चांग और फूमी आपत्तिजनक स्थिति में थे। कुछ पल देखकर उसे वापस डाल दिया। वो सोच रहा था कि उन्हें देखकर चांग पर क्या बीतेगी। नेगेटिव कहाँ है? लॉकर में। और कितने चाहिए? बस दो ही बनवा कर रखे हुए थे। होंगहू ने भी सिगरेट सुलगा ली। तुम्हारा क्या ख्याल है, चांग हमारी बात मानेगा? होंगहू फिर हंस पड़ा। उसे हर हालत हमारी बात माननी होगी। वो जानता है, तानली इन तस्वीरों को देखने पश्चात अगली सांस भी तब लेगा जब उसे समाप्त कर देगा।
चिंगो चुप रहा। तानली चांग को भाई के समान मानता है। परायों के द्वारा हुई गद्दारी को तो कोई किसी प्रकार सहा जा सकता है, लेकिन अपनों के द्वारा की गई गद्दारी इंसान सहन नहीं कर पाता। चिंगो सिर हिलाता हुआ बोला, चांग इस समय कहाँ होगा? अपने फ्लैट पर। कुछ पहले ही वो हेडक्वार्टर से निकला है और हम भी उसी के पास जा रहे हैं। होंगहू मोड़ काटता हुआ बोला। फिर चुप्पी छा गई। कार चांग के फ्लैट के सामने जाकर रुक गई। दोनों नीचे उतर आए। ध्यान से, कहीं वो बिदक न जाए, चिंगो ने उसे सावधान किया। वो नहीं बिदकेगा। होंगहू का स्वर कठोर होता चला गया। वो आगे बढ़ गए। दरवाजे के पास पहुंचकर होंगहू ने कॉल बेल बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और चांग नजर आया। उन दोनों के यहां उपस्थित होने की आशा वो नहीं कर रहा था। तुम? हाँ। यहां कैसे आना हुआ? मुसीबत में यारों दोस्तों की ही याद आती है। होंगहू मुस्कुराकर बोला। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ। वो एक और हटता हुआ बोला। दोनों अंदर प्रवेश कर गए। चांग दरवाजा बंद करके मुड़ा। वो बैठ चुके थे। चांग उनके पास बैठता हुआ बोला, कहो दोस्तों, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? उसका स्वर भावहीन था। चिंगो चुपचाप बैठा था। होंगहू बोला, दरअसल बात यह है कि चीन में एक हिंदुस्तानी एजेंट हाल ही में आई है। उसके दो दोस्त भी उसके साथ हैं और वो वही डायरी प्राप्त करने के चक्कर में है। उस एजेंट का नाम कविता कत्याल है। होंगहू कहते कहते रुका। उसकी बात सुनकर चांग चौंका। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? चीफ साहब संभाल लेगा। चांग सरल स्वर में बोला, यही तो मुसीबत है। चीफ इस काम में कुछ नहीं कर सकता। होंगहू चेहरे पर बनावटी उलझन पैदा करता हुआ बोला, मैं समझा नहीं। दरअसल वो तीनों चिंगों के घर में उपस्थित हैं। इसके बीवी और बच्चे पर अधिकार किया हुआ है। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में ये क्या कर सकता है? ओ। चांग के होठों से बरबस ही गहरी निश्वास निकल गई। एक पल में ही उसने हालात की नाजुकता का अनुमान लगा लिया। बात वास्तव में गंभीर थी। वो सोचने लगा, अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए तो निसंदेह इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई दूसरी न होगी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बीवी और बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। वो चाहते क्या हैं? सोचते हुए चांग ने पूछा। उन्होंने डायरी के बारे में पूछा था, जो कि चिंगो को मजबूरन बताना पड़ा। दूसरा, वो ये जानना चाहते हैं कि डायरी किले में कहाँ पड़ी है। उसके बाद किले की लोहे की चारदीवारी में दौड़ता करंट बंद कैसे किया जाए, ताकि वो डायरी हासिल कर सकें। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? चांग परेशानी से बोला। मैं भी तो यही कहता हूं कि ये बात नामुमकिन है, लेकिन चिंगो नहीं मानता। कहता है उनकी कही बातें पूरी हो सकती हैं। वो कैसे? मैं नहीं कहता। चिंगो कहता है कि ये सब काम तुम करोगे। होंगू का स्वर सपाट था। व्हाट? मैं करूंगा? तुम दोनों पागल हो गए हो? मैं अभी चीफ को फोन करता हूं, वही कोई फैसला करेगा। इतना कहकर चांग उठने को हुआ। यहीं बैठे रहो चैंग, अभी हमें कुछ कहना है। होंगू का स्वर एकाएक बदल गया। चांग उठता उठता ठिठक गया। स्वर में जो बदलाव आ गया था उसे महसूस करके वो मन ही मन चौंका, किंतु चेहरे पर कोई भाव ना आया। लापरवाही शो करके बैठता हुआ आराम से बोला, क्या कहना है? चांग, चिंगो मुस्कुराता हुआ बोला, किंतु मन ही मन घबरा रहा था। शायद तुम्हें होंगू की कही बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये सब काम तुम ही करोगे। चांग तड़प उठा। अपना दिमाग दुरुस्त करो, नहीं तो मुझे करना होगा। वो दांत पर दांत जमाकर बोला। दोनों उसे कुछ पल घूरते रहे। फिर चिंगू कंधों को झटका देकर मुंह बिचकाकर बोला, तुम्हारी मर्जी। हम तो तुम्हारे ही फायदे के लिए आराम से बात कर रहे थे। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये लो लिफाफा। इसमें दो तस्वीरें हैं। पोज एक ही है।
फिर भी हम तुम्हें छूट देते हैं, जो पसंद आए रख लेना, दूसरी हम तानली को दे देंगे। मैं आशा करूंगा कि आधे घंटे के भीतर तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओगे, ताकि हम आराम से बात कर सकें। उसने लिफा उसने लिफाफा मेज पर रखा। आओ होंगू, वो तीनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों बाहर निकल गए। चांग असमंजस भरे भाव से कभी लिफाफे को और कभी उनको जाते देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर लिफाफे की ओर हाथ बढ़ाया। वो जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है उन तस्वीरों में कि दोनों कार में बैठ चुके थे। होंगहू ने कार आगे बढ़ाई। मैंने ठीक किया ना? चिंगो मन ही मन घबरा रहा था। घबराओ मत, तुमने बात को अच्छे ढंग से संभाला है। अब वो हमारी मुट्ठी में है। होंगहू होंठ सिकोड़कर विजय भरी मुस्कान के साथ बोला। चाहने पर भी अपनी घबराहट रोक नहीं पा रहा हूं। वो सोच रहा था कि ऐसा करके उसने ठीक किया है या नहीं। इसका मतलब तुम कमजोर हो रहे हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चांग हमारे कदमों में होगा। संकट का साया तुमसे हटकर उस पर आ गया है। तुम्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। चांग को हर काम करना पड़ेगा। होंगहू का स्वर दृढ़ था। चिंगो चुप कर गया। होंगहू चुपचाप ड्राइविंग करता रहा। अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगा ली। कुछ ही देर में वो फ्लैट पर पहुंच गए। कार रुकने की आवाज सुनकर थोड़ा सा दरवाजा खुला और यूशी का चेहरा नजर आया। दोनों आगे बढ़े। यूशी ने दरवाजा खोल दिया। उनके प्रवेश करने के पश्चात उसने दरवाजा बंद कर लिया। सब कुछ ठीक है ना? चिंगो थरथराए स्वर में बोला। यूशी ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों दूसरे कमरे में प्रवेश कर गए। मोहू एक तरफ बैठा अपने खिलौनों से खेलने में मग्न था। टोनी व जैक सोफे पर अधलेटे बैठे थे। कविता कत्याल कुर्सी पर जमी थी। उन्हें देखकर किसी ने हिलने की कोशिश नहीं की। होंगहू को देखते ही जैक पहचान गया कि यह वही चीनी है जो हिंदुस्तान में उसके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया था। इस मुर्गे को कहां से उठा लाए? टोनी उंगलियों में रिवॉल्वर नचाता हुआ बोला। उनके चेहरे पर कोई भाव न आया। चिंगो ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर खुद बैठता हुआ बोला, मेरा दोस्त होंगहू है। उसे तुम लोगों ने हिंदुस्तान में देखा था। तुम्हारी बातों से जो समस्या मेरे लिए पैदा हो गई थी, उसका समाधान इसने कर दिया है। साफ साफ बोलो। तभी कॉल बेल बज उठी। तीनों सतर्क हो उठे। जैक कविता कत्याल के हाथों में भी रिवॉल्वर आ गए थे। उनकी दृष्टि चिंगो पर केंद्रित हो गई थी। चिंगो और हुंखू ने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चिंगो उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर आए संदेह को उनके चेहरे पर आए संदेह को देखता हुआ बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। बाहर चांग है। चांग? तीनों की आंखें सिकुड़ गई। संदेह की झलक साफ दिखाई देने लगी। तुम लोगों का काम यही करेगा? चिंगो होंठ टेढ़े करके बोला। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। लगता है तुम कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। कविता कत्याल ने उसे घूरते हुए कहा और मोहू को उठाकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। उसका आशय समझकर दोनों कांप उठे। कविता कत्याल, बात का विश्वास करो। इसमें कोई चाल नहीं है। सब कुछ अभी तुम्हारे सामने साफ हो जाता है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। यूशी एक और दीवार से सटी सबको देख रही थी। चिंगो ने दरवाजा खोला। चांग का बदहवास चेहरा नजर आया। हाथ में उनका दिया तस्वीरों वाला लिफाफा था। वो उसको धक्का देकर अंदर प्रवेश कर गया। चिंगो, वो भन्नाए स्वर में बोला, ये क्या हरकत है? तुम क्या समझते हो इस प्रकार मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? चिंगो दरवाजा बंद करके पलटा। होठों पर मुस्कुराहट थिरक रही थी। सब ठीक है चांग? कोई गड़बड़ तो नहीं? स्वर में व्यंग था। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर चांग उस पर झपटा, लेकिन चिंगो का घूंसा खाकर लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। वो खा जाने वाली नजरों से चिंगो को घूरने लगा। चांग, होश में आओ। तुम हमारी मुट्ठी में हो और वही करोगे जो हम कहेंगे।
ना करने की हालत में तानली तुम्हें मारने आ जाएगा। चांग मुट्ठियां भींचने लगा। चिंगो की बातें सुनकर उसका सर चकरा रहा था। वो जानता था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, चाहकर भी वो निकल नहीं सकता। अगर उनका कहना मानता है तो तानली गड़बड़ करने वाले को पाताल से भी खोज लेगा, फिर उसको मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आओ चांग, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊं। अब वो तुम्हारे भी दोस्त होंगे। इतना कहकर वो दूसरे कमरे की ओर चल पड़ा। चांग भी उसके पीछे था। और फिर जब 10 मिनट बाद चांग चिंगो के फ्लैट से निकला तो अपनी किस्मत पर रो रहा था। मजबूरन उसे उनकी हर शर्त माननी पड़ रही थी। ना मानने का अंजाम वो जानता था कि तानली उन तस्वीरों को देखकर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगला दृश्य। फोन की घंटी बजी। हेलो, तानली ने रिसीवर उठाकर कहा। कहो तानली, कैसा रहा? गोरखा का व्यंगपूर्ण स्वर उसे सुनाई दिया। तानली ने कसकर रिसीवर पकड़ लिया। गोरखा, तुम बच नहीं सकते। उसका स्वर उत्तेजित था। आवाज नहीं पहुंची, जरा ऊंची बोलो। गोरखा आराम से बोला। तानली ने होंठ भींच लिए। गोरखा ने वास्तव में उसे करारी चोट दी थी। मेरा चैलेंज पूरा हो गया है। अगर तुम कोई चैलेंज करना चाहते हो तो करो। शट अप, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। तानली भिन्ना कर बोला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गोरखा कह कहा लगाने लगा। यू बास्टर्ड। तानली आगे कुछ कह ना सका। तानली, व्यर्थ में झुलझुलाना छोड़ दे और जाकर डायरी की सुरक्षा कर। मेरा लक्ष्य डायरी है। अगर तुम उसकी रक्षा कर सकते हो तो मुझे डायरी मत ले जाने देना, चाहे चिंचू तुम्हें तुम्हारी सतर्कता पर शाबाशी दे दे। तानली खामोश रहा। उसका चेहरा कठोर हो गया। जल्दी मुलाकात होगी। गोरखा ने रिसीवर रख दिया। तानली का मस्तिष्क तेजी से सोच रहा था। डायरी को बचाने के साथ साथ गोरखा को गिरफ्तार करने का भी सुनहरी मौका था। रिसीवर रखकर वो पलटने ही वाला था कि एक जोरदार प्रहार उसके सर पर हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लहराकर जमीन पर जा गिरा। तानली बेहोश हो चुका था। उसकी पत्नी फूमी बाहर गई हुई थी और फ्लैट पीछे से खाली था। उसके पीछे एक चेहरा उभरा। वो चेहरा था अमेरिकन जासूस माइक का। अगला दृश्य। क्या मालूम वो धोखा दे जाए, कविता कत्याल ने सोचते हुए कहा। नहीं, वो धोखा देने की स्थिति में नहीं है, टोनी दृढ़ स्वर में बोला। क्यों? कविता कत्याल ने आंखें मिचमिचाकर कहा। वो जानता है कि अगर उसने धोखा दिया तो तस्वीरें उसकी बदनामी फैला देंगी और फिर तानली उसे मौत दे देगा। इसी कारण वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा। खैर, जो भी हो, मुझे विश्वास नहीं आता। यह भी संभव है कि उसे अपनी मौत या बदनामी से अधिक अपने देश से प्यार हो। मौत से हर कोई दूर रहना चाहता है। जान सबसे ज्यादा कीमती चीज है। उसके लिए तो इंसान खून की नदियां बहा देगा और उसे कोई भी फिजूल में नहीं गंवाना चाहता। जैक कड़वे स्वर में बोला। कविता कत्याल सिर हिलाती हुई बोली। शायद तुम ठीक कहते हो। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। जैक फिर बोला। क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चिंगो, होंगहू और चांग तीनों मिलकर हमें मात देने की सोच रहे हो? दोनों की नजरें जैक के चेहरे पर जम गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह बात उसने सरसरी तौर पर ही कही थी। जैक उनकी नजरों से बचने के लिए सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। कुछ पल चुप्पी छाई रही। वो उसकी कही बात पर विचार कर रहे थे। जैक खुद भी अपने ही शब्दों पर गौर कर रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है, कविता कत्याल बोली। बशर्ते अगर तीनों में दिमाग हो, साहस हो। कभी कभी इंसान में इतना साहस आ जाता है कि वो दुनिया से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। चांग को मालूम हो जाए कि तानली पर उसका भेद खुल गया है तो वो भी उससे टकराने के लिए तैयार होकर बैठ जाएगा।
हर कोई मौत से दूर भागना चाहता है, टोनी कड़वे स्वर में बोला। उत्तर में कविता कत्याल ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। जैक उसके कहे शब्दों को तोल रहा था। अगर सब बातें मान ली जाएं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तानली भी उनका साथ दे रहा हो? टोनी अपने शब्दों पर जोर देता हुआ बोला। दोनों चौंक पड़े। तुम शायद ठीक हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं कि तानली भी उनका साथ दे रहा हो सकता है ये चक्कर उसी का चलाया हो, महज हमें फंसाने के लिए। कविता कत्याल के होंठ भिज गए। टोनी मुस्कुरा पड़ा, फिर तुरंत ही गंभीर हो गया। उसने जैक की ओर देखा। वो भी उसी की ओर देख रहा था। नजरें टकराते ही दोनों ने निगाहें फेर ली। ऐसा भी हो सकता है, टोनी ने उसकी बात का समर्थन किया। जैक उठकर बेचैनी से टहलने लगा। उसके चेहरे पर उलझन आ गई थी। वो कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के लक्षण आ गए। वो ठिठका, फिर इन दोनों पर नजर मारते हुए कुर्सी पर जा बैठा और झुकते हुए उनसे बोला, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दोनों चौंक पड़े। किस बात से? यही कि तानली भी इस काम में शामिल हो सकता है। वैसे ये भी श्योर नहीं है कि वो तीनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि वो तीनों हमें मात देने की सोच रहे हैं, केवल कुछ पल के लिए सोच लिया जाए, तो तानली इस काम में क्यों नहीं शामिल हो सकता? कविता कत्याल ने उसे समझाने वाले भाव से कहा। जैक ने उन दोनों को देखा, फिर कहना शुरू किया। उन तस्वीरों में चांग तानली की पत्नी फूमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। तानली कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि किसी भी तरह उसकी पत्नी की बेइज्जती हो। कोई भी अपनी पत्नी को मार्केट में लाना पसंद नहीं करता, और तानली तो वैसे भी इस मामले में काफी सख्त है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि उन तस्वीरों में कोई भी चालाकी नहीं है। वो असली है, और तानली को इस मामले में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों दांतों तले होंठ चबाने लगे। शायद जैक की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें बात कुछ जची। दोनों की आंखों में सहमति आ गई। हम तुम्हारी बात मानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि तानली को इस मामले की जरा भी भनक नहीं। और फिर ये बात भी जाहिर होती है कि वो लोग कोई चाल नहीं चल रहे। जैसे हमने चिंगो को फंसा लिया, वैसे ही उसने चांग को। खैर, कल रात को इस बारे में मालूम हो जाएगा। वो विश्वास दिलाकर गया है कि रात 11 बजे करंट हटा दिएगा। कविता कत्याल बोली। वो करंट हटा देता है, और जब तुम अंदर प्रवेश करती हो तो वो फिर करंट चालू कर देता है। यानी कि तुम्हारे बाहर निकलने का रास्ता बंद। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, गेट बचता है, जिस पर बेहद कड़ा पहरा है। जैक ने सोचते हुए कहा। टोनी तुरंत बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों यहां मोहू के पास रहेंगे। उसने पास पड़े पलंग पर सोए मोहू की ओर इशारा करते हुए कहा। चिंगो को भी इस बात का डर होगा कि कहीं चांग कोई गलत हरकत न कर दे। उसकी वहां गलत हरकत होते ही यहां मोहू समाप्त हो जाएगा। चिंगो चांग पर दबाव डालकर रखेगा। वो उसको याद दिलाता रहेगा कि उन तस्वीरों में क्या है। जिस तरफ से भी देखा जाए, पलड़ा हमारा ही भारी नजर आता है। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं कि गड़बड़ हो, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगर उनके बीच कोई खिचड़ी पक रही है तो वो किस किस्म की है। इस बारे में हमें पहले नहीं सोचना चाहिए। ये विचार हमें कमजोर कर सकता है। ओके कविता कत्याल, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, टोनी ने कहा। कविता प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखने लगी। अगर तुम चाहो तो हम में से कोई एक तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं, मेरा काम ऐसा है कि साथी की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर यहाँ एक रहेगा तो मात खा सकता है, दो होंगे तो कोई गड़बड़ करने की सोचेगा भी नहीं। दोनों चुप रहे। कविता कत्याल फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ गिरफ्तार कर लिए जाओ और मैं वहां। इससे हमारा ध्येय पूरा नहीं होगा और कैद भी हो जाएंगे। दोनों कविता कत्याल को अकेला न भेजना चाहते थे, लेकिन कविता कत्याल अकेले ही जाना चाहती थी। उसे कई बार समझाने की कोशिश कर चुके थे, किंतु हर बार बेबस हो जाते थे।
एक बात और, अगर तुम कैद हो जाती हो तो हम तुम्हें छुड़ाने में सफल ना हो सकेंगे। इस काम के लिए हमें सहायता चाहिए होगी। अगर ठीक समझो तो हमें यहाँ स्थित भारतीय एजेंट का पता बता दो ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सहायता ले सकें। कविता कत्याल कुछ पल सोचती रही, फिर चीन स्थित भारतीय एजेंट का पता और कोडवर्ड बताती हुई बोली, जहां तक मैं चाहूंगी वक्त आने पर ऐसा करके तुम लोग अपनी जान खतरे में मत डालना। वैसे तुम्हारी मर्जी, जो ठीक समझे वो करना। अगला दृश्य। तुम लोगों ने आज तक क्या किया है और क्या कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गोरखा फरार हो गया और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, ढूंढने की अपेक्षा सड़कों की सैर करते रहे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चीनी सीक्रेट सर्विस का नाम तुम लोग मिट्टी में मिलाकर रखोगे, इसके सिवाय और तुम लोगों से आशा नहीं की जा सकती। चिंचू मेज पर हाथ मारता हुआ तेजी से बोले जा रहा था, यहां तक कि उसका चेहरा लाल हो गया था। बाकी कुर्सियों पर तानली, चांग, वांग, चिंगो, होंगहू और अन्य एजेंट बैठे थे। एक क्षण रुककर चिंचू ने सब पर नजर मारी और बोला, मुझे तो लगता है कि जैसे किसी ने गोरखा को भागने में सहायता दी हो, और सहायता करने वाला कोई हम में से ही एक हो सकता है। आखिरी शब्द कहते हुए उसने तिरछी नजरों से तानली को देखा। अपनी ओर देखते पाकर उसका आशय समझ कि वो क्या कहना चाहता है, किंतु फिर भी उसका चेहरा भावहीन रहा और उठकर आराम से बोला, आप किसी गलतफहमी में ना पड़ें चीफ। जब तक आप हम पर भरोसा नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने अपना दिमाग लड़ाकर गोरखा को गिरफ्तार किया और वो अपनी दिमागी सहायता से फरार हो गया। गोरखा को आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। वो बहुत खतरनाक है चीफ। चिंचू उसे देखने लगा, फिर वो सिर हिलाता हुआ बोला, शायद तुम ठीक कहते हो सर। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है देश की भलाई के लिए किया है। अगर एक काम गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछले कामों को नजरअंदाज कर दिया जाए। तानली धीरे से बोला, गोरखा को गिरफ्तार करना है तानली, उसे चीन से नहीं निकलना चाहिए। चिंचू एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, आप इस बारे में चिंता न करें चीफ। गोरखा चीन से बाहर नहीं जा सकेगा। चारों ओर कड़ा पहरा है, सीमाओं की निगरानी हो रही है। गुड, मुझे तुमसे यही आशा है। चिंचू के चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता आ गई। लेकिन चीफ, हमें डायरी की भी निगरानी करनी है, एकाएक तानली ने कहा। क्यों? चिंचू चौंका। गोरखा डायरी के पीछे ही हिंदुस्तान से चीन आया है। उसकी बात काटकर चिंचू बोला, लेकिन गोरखा को डायरी से क्या लेने देना? वो तो चीफ, गोरखा डायरी का क्या करता है हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। तानली सपाट स्वर में बोला, हमें तो इस बात से मतलब है कि गोरखा किसी भी कीमत पर डायरी हासिल ना कर सके, और इसके लिए किले में सख्त पहरा होना चाहिए। पहरा तो अब भी कुछ कम सख्त नहीं है, चिंचू सोचते हुए बोला। नहीं, ऐसा पहरा दूसरों के लिए सख्त हो सकता है। गोरखा के सामने ऐसे पहरे ज्यादा महत्व नहीं रखते। ओह, चिंचू ने गहरी सांस ली। फिर तुम इस बारे में कौन सा कदम उठाना चाहते हो? एक क्षण रुककर तानली बोला, मैं चाहता हूं कि मैं खुद वहां पर पहरा दूं। उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि चिंचू पर जम गई। क्या अकेले? नहीं, मेरे साथ चांग, वांग, होंगहू और चिंगो होंगे। कहते हुए उसने सब पर दृष्टि डाली। चिंचू ने एक पल सोचा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा, लेकिन डायरी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। चिंचू के स्वर में दबाव था। तानली की आंखों में अजीब सी चमक उत्पन्न हो गई थी, जिसे कोई देख ना पाया। अब आप किसी बात की फिक्र न करें सर। अगर गोरखा वहां आया भी तो बचकर नहीं जा सकेगा। इस बार पहले से भी ज्यादा सावधानी बरती जाएगी। गुड, चिंचू प्रसन्न हो उठा। कुछ देर और बातें करने के पश्चात वो सब उठकर बाहर जाने लगे। चांग कार में बैठ रहा था कि चिंगो उसके पास आया। हेलो चांग, कैसे हो?
चांग ने उड़ती नजर उस पर मारी। किंगो जानता था कि उसकी आंखों में नफरत है। सॉरी चांग, वो आराम से बोला। मेरा इरादा तुमको दुख देने का नहीं था, लेकिन मैं खुद फंसा हुआ हूं। नहीं तो ऐसी नौबत ना आती। आज रात काम हो जाना चाहिए, बिना किसी गड़बड़ के। अगर तुम्हारे कारण कोई गड़बड़ होती है तो तानली तुम्हें खत्म करने आएगा। विश्वास करो, मेरा इरादा कोई गड़बड़ करने का नहीं है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि चोरी पकड़ी जाए। तो उस हालत में कविता कत्याल की स्थिति क्या होगी? तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, यह सोचना मेरा काम है। किंगो अपनी कार की ओर बढ़ गया, जहां होंगू उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चांग भावहीन दृष्टि से उसे देखे जाते देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वो जानता था कि उसे बुरी तरह फांस लिया गया है। अगला दृश्य। कविता कत्याल की पैनी दृष्टि अंधेरे में उस किले को देख रही थी, जो कि उससे करीब 1 फरलांग की दूरी पर था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा बदन को अच्छी लग रही थी। वो किला ऐसी जगह पर था जहां से करीब 3 मील दूर आबादी थी। इतना फासला इस कारण था कि अगर किले से कोई खतरनाक अपराधी भाग निकले तो आबादी में जाकर तुरंत ही लुप्त ना हो जाए। और ये 3 मील का फासला कवर करता था जंगल। चारों ओर पेड़, घनी झाड़ियां और कहीं कहीं दुश्मन को फंसाने के लिए खोदी गई गहरी खाइयां। आबादी समाप्त होते ही जहां से किले को रास्ता जाता था वहां पर चेकपोस्ट थी, तथा चारों ओर कांटेदार तारों की बाड़, जिसमें हर समय करंट दौड़ता रहता था, जिसमें कि हाथ लगाने का मतलब था मौत। चेकपोस्ट पर खड़े सिपाहियों की नजर में आना खतरनाक था। इससे सफलता हाथ से जा सकती थी। इस बारे में कविता कत्याल सावधान थी। अब मंजिल पर पहुंचकर वो हारना नहीं चाहती थी। उनकी निगाहों में आने का मतलब था समाप्त होना। सब इंतजाम वो पहले करके आई थी। चेकपोस्ट से कुछ पहले उसने कार को एक तरफ खड़ी कर दिया, वो भी चोरी की थी। सीधा रास्ता चेकपोस्ट को जाता था। उसने चक्कर काटा और घूमकर तारों की बाड़ के पास पहुंच गई। वो लगभग 5.5 फुट ऊंची थी। उसने एक जंप ली और बाड़ पार करती हुई दूसरी ओर जमीन पर लुढ़कती चली गई। अंधेरे के कारण वो अपना बैलेंस न संभाल सकी। जोड़ जोड़ में दर्द हो उठा। हरामजादे, उसके मुंह से चीनियों के प्रति गाली निकली। फिर वो खुद ही मुस्कुराकर उठी और सतर्कता से आगे बढ़ने लगी। अंधेरा होने के कारण उसकी हरकत कोई न देख सका। उजाले में निश्चय ही किसी न किसी की नजर उस पर पड़ जाती। झाड़ियों से बचते हुए वो पेड़ों की ओट में आगे बढ़ती जा रही थी। 1.25 घंटे पश्चात वो किले से सिर्फ 1 फरलांग की दूरी पर रह गई थी। इतना चलने के पश्चात वो बुरी तरह थक चुकी थी। अभी तक किला नजर नहीं आया था। फिर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सांस संयत करने लगी। उसके पश्चात उसकी पैनी दृष्टि किले पर जम गई, जो यहां से धुंधलका सा नजर आ रहा था। किले के ऊपर लगी सर्च लाइट में किले का आंगन चमक उठता था। पेड़ों के कारण इससे ज्यादा वो न देख पाई थी। सूखे होंठों पर जबान फेर कर वो नीचे उतरी और फिर आगे बढ़ने लगी। अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही थी। अंधेरे के कारण पेड़ साए समान नजर आ रहे थे। अपने देश से दूर दुश्मन की धरती पर उसका दिल धड़क रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो फिर कभी अपने देश न लौट सकेगी। कुछ ही देर में वो दीवार के पास पहुंच गई। लोहे की दीवार, जिसमें जानलेवा करंट दौड़ रहा था, जिसके दायरे में जो भी आ गया उसका बचना संभव नहीं था। उसने घड़ी में समय देखा। अभी 2 मिनट थे 11 बजने में। चांग ने ठीक 11 बजे करंट हटाने का वायदा किया था। वो समय निकलने का इंतजार करती रही। 11 बजकर 2 मिनट हो गए। वो आगे बढ़ी और जूता उतार कर दीवार पर फेंका। कोई चिंगारी नहीं उभरी, यानी कि चांग ने अपना वादा निभा दिया। आगे बढ़कर उसने जूता उठाकर पहना और डरते डरते एक उंगली दीवार को टच की। करंट वास्तव में गायब था। उत्तेजना से ठंडी लहर उसके बदन में दौड़ गई। अब वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं था। एकाएक वो पैरों के बल उछली और दोनों हाथों से दीवार का ऊपरी सिरा थाम लिया। फिर थोड़ा सा ऊपर होकर कंपाउंड में झांका, लेकिन तुरंत ही उसे सर नीचे झुकाना पड़ा। सर्च लाइट का प्रकाश इसी ओर आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि प्रकाश उसके साए को भी छू ले। प्रकाश उसके ऊपर से गुजर गया। वो वैसे ही लटकी रही।
वो ये देखना चाहती थी कि प्रकाश अपना दौरा कितनी देर में पूरा करता है। उसके पंजे दुखने लगे, शरीर पीड़ा के कारण अकड़ गया। उसको लगा कि वह ज्यादा देर ऐसे लटके न रह पाएगी। सर्च लाइट की रोशनी फिर निकली। उसने तुरंत सिर झुका लिया। फिर वो तुरंत उछली और कंपाउंड में जा गिरी। सर्च लाइट की रोशनी लगभग 1 मिनट पश्चात गुजरनी थी और इस 1 मिनट में उस कंपाउंड को क्रॉस करना था उसे। अगर ऐसा ना किया गया तो चीनी पहरेदारों की नजर में आने की पूरी संभावना थी। उसके कूदने से क्या प्रतिक्रिया हुई, यह देखने के लिए वो रुकी या छिटकी नहीं। ऐसा करना वक्त की बर्बादी थी। वो उछलकर खड़ी हो गई और तेजी से शरीर को झुकाया और इमारत की ओर भागी। वो तुरंत इमारत के पास पहुंच जाना चाहती थी। तड़ 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 गोलियों की बौछार आई, लेकिन वो उस बौछार को पीछे छोड़ती हुई इमारत की दीवार से सट गई। उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। सूखे होंठों पर जुबान फेरने लगी। आंखों के सामने मौत नाच उठी। बदन हौले हौले कांपने लगा। ओह, तो चीनियों की नजर उस पर पड़ गई। उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मन ही मन बड़बड़ाकर पछताने लगी। अब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अनुमान अनुसार गोलियां इमारत के गेट की ओर से आई थी। आंखों को गेट पर लगा दिया। वहां उसे कुछ साए हिलते हुए नजर आए। उसने रिवॉल्वर को कसकर जकड़ लिया। सर्च लाइट गुजर चुकी थी। भयपूर्ण आंखों से वो चारों ओर देखने लगी। इमारत इमारत के भीतर से दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो दीवार से सटे ही सटे दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां से हल्का सा प्रकाश आ रहा था। उसके पास पहुंचकर वो दुबक गई। भीतर से आहटें नजदीक आती जा रही थी। कुछ पल उपरांत 4 चीनी हाथों में राइफल लिए बाहर निकले। भागने के कारण उनकी सांसें फूल रही थी। उनकी नजरें हर ओर का निरीक्षण कर रही थी। गोलियां किसने चलाई? एक बोला। कोई कुछ ना बोला। सब सतर्क खड़े रहे। सर्च लाइट के प्रकाश में कंपाउंड नहा उठा। वो रुक गई। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। कविता कत्याल पास ही अंधेरे में दुबकी हुई थी। सर्च लाइट के प्रकाश में 2 साए उभरे, जो उन चारों की ओर बढ़ रहे थे। हाथ में राइफल थमी हुई थी। गोली तुमने चलाई? चारों में से एक ने पूछा। हाँ, उन्होंने करीब आकर कहा। क्यों? हमने किसी को इस ओर भागते देखा था। उसने एक और इशारा किया। चारों की नजर उसी तरफ घूम गई। कविता कट्याल कांप उठी। वो सब उसके पास ही खड़े थे, केवल कुछ फुट की दूरी पर। किसी भी समय उनकी नजर पड़ सकती थी। रिवॉल्वर थाम कर वो सतर्क हो गई। मन को कठोर बना लिया। इस धंधे में जान सबसे कीमती वस्तु है। उसे बचाने के लिए खून की नदी में क्यों ना स्नान करना पड़े। सेफ्टी कैच को अंगूठे से हटा लिया। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर वो बोला। दोनों के चेहरों पर उलझन के भाव आ गए। ये कैसे हो सकता है? तुम खुद देख लो, उसने लापरवाही से कहा। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने किसी को इस ओर भागते देखा था, वो कठोर स्वर में बोला। नजरें चारों ओर का निरीक्षण कर रही थी। कौन था वो? उसका शरीर साये के समान ही नजर आ रहा था। उसने अपने पर पूरा विश्वास था कि उसने किसी को इस ओर भागते देखा था, किंतु वो चंद पलों में ही खो गया था। इसका वो अनुमान न लगा पा रहा था। दूसरा साथी का भी यही हाल था। तुमने नशा तो नहीं किया कहीं आज? अचानक उसकी आंखें मिचमिचा गई। बको मत, उसने भिन्ना कर कहा। हमने किसी को भागते देखा है, तो मैं बता चुका हूं। कविता कत्याल पर कविता कत्याल बात पर विश्वास नहीं करते तो भाड़ में जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका इल्जाम तुम्हारे पर होगा। इतना कहकर वो अपने साथी के साथ वापस चल पड़ा। चारों उन्हें जाते हुए असमंजस भरे भाव से देखते रहे। फिर पलटकर अपने साथियों से बोला, तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो? एक सोचता वो बोला, हो सकता है वो गलत कह रहा हो, लेकिन एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। मन का संदेह तो दूर होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो चारों अलग अलग बिखर गए। कंधों पर पड़ी राइफलों को हाथ में ले लिया और सतर्क निगाहों से चारों ओर का निरीक्षण करने लगे। कविता कत्याल से वो कुछ ही देर में दूर हो गए।
रोशनी में कोई नहीं था। ज्यादातर वो अंधेरे में छान रहे थे। खतरा कुछ क्षण के लिए टल गया। उसने चैन की सांस ली। अब उसने एक बार फिर रिस्क उठाने का फैसला लिया। चारों काफी दूर थे। किले का मेन दरवाजा उनके समीप था। किसी की भी नजर उस ओर नहीं थी। मन को मजबूत करके वो उठी और सरकते हुए अंदर प्रवेश कर गई। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थमी थी। सामने एक गैलरी थी, करीब 100 मीटर लंबी। बिना इस गैलरी को पार किए अपने काम में वो सफल नहीं हो सकती थी। वो दबे पांव भागने लगी। इस रास्ते को वो जल्दी तय कर लेना चाहती थी। आसपास कमरों की कतारें थी। जिस व्यक्ति ने कविता कत्याल पर फायरिंग की थी, उसे अपने पर भरोसा था कि उसने किसी को देखा है। उसे पूरा विश्वास था कि वो साया आसपास ही कहीं छुपा हुआ उनकी बातें सुन रहा है। वापस आकर वो अंधेरे में लेट गया। उसका साथी ने उसका अनुसरण किया। तुम क्या करने जा रहे हो? पहले ये बताओ, तुमने साय को भागते देखा था कि नहीं? देखा था। बस तो फिर देखते जाओ। वो अपनी जगह छुपी है। वो अपनी छुपी हुई जगह से फिर निकलेगा, कहकर उसने अपनी नजरें रोशनी के उस पार अंधेरे में टिका दी। शायद उन्हें भी तुम्हारी बात पर विश्वास आ गया है। चारों बिखर गए हैं, निश्चय ही इस अज्ञात साय को ढूंढने के लिए। लेकिन उत्तर में उसने हाथ दबाकर धीमे स्वर में कहा, वो देखो, कोई दरवाजे में अंदर रेंगते हुए प्रवेश कर रहा है। दोनों की नजरें कविता कत्याल पर जम गई। एक ने अपनी राइफल सीधी करनी चाहिए। बेवकूफी मत कर, उसे अंदर प्रवेश करने दे, फिर वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। लेकिन वो जो कोई भी है अंदर प्रवेश कैसे करेगा? लो, लेकिन वो जो कोई भी है अंदर प्रवेश कैसे कर गया? लोहे की दीवारों में तो करंट दौड़ रहा है और मेन गेट पर पहरा है। फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। लेकिन ये बात हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए और उस साय को अपनी गिरफ्त में लेना है। तभी कविता कत्याल गैलरी की ओर मुड़ गई। अरे, ये तो लड़की है। लड़की ही है। दोनों उठ खड़े हुए। रोशनी में पहुंचकर उसने दो जोर से 2 बार चुटकी बजाई। बिखरे हुए चारों फिर उनके पास आ गए। क्या फिर किसी को भागते हुए देखा? वो व्यंग से समीप आकर बोला। झल्लाते हुए उसने दांत किटकिटाकर कहा, कुंवर की औलाद, तेरी अम्मा को देखा है? आ मिलाऊं उससे। इतना कहकर वो अंदर की ओर बढ़ गया। उसके साथी उसके साथ थे। उसके जवाब पर वो तिलमिला उठा। मन किया कि राइफल सीधी करे और असंख्य गोलियां उसके सिर में घुसेड़ दे, किंतु इस इच्छा को वो दबाकर रह गया। आओ, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। चारों दोनों के पीछे चल पड़े। वो मन ही मन मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। गैलरी में झांकते ही वो सब सकते की हालत में रह गए। कविता कत्याल उनकी आंखों के सामने दबे पांव भाग रही थी। उसके हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर सब स्पष्ट चमक रही थी। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा, उनमें से एक ने राइफल सीधी करके बोला। कविता कत्याल ने पलट कर देखा, फिर घबराकर तेजी से भागने लगी। वार्निंग देने वाले ने गोली चला दी। गैलरी फायर की आवाज से गूंज पड़ी। कविता कत्याल ने अपने आप को नीचे गिरा लिया। गोली कुछ दूरी से निकलती चली गई। कविता कत्याल वापस पलटी और रिवॉल्वर सीधी करके गोली चला दी। हाँ, उसने निशाना ना बांधा था, इतना समय उसके पास नहीं था। वह उन पर आतंक फैला देना चाहती थी। लेकिन गोली निशाने पर लगी। एक की चीख गूंज उठी। फायर और चीख से सारी इमारत भर्रा उठी। भागने की आवाजें आने लगी, जो निरंतर नजदीक होती जा रही थी। कविता कत्याल फायर करते ही पलट गई। ये उसने अच्छा किया था, क्योंकि उसके रहते ही गोलियों की बौछार उस जगह पड़ी। अपनी मौत की कल्पना करके वह सिहर उठी। उसने गर्दन उठाकर उस ओर देखा। वहां कोई नजर ना आया। शायद सबने पोजीशन संभाल ली थी। वो उठने की सोच रही थी कि गैलरी के दूसरे ओर से 8-10 पहरेदार प्रकट हुए। हाथ में गने थी। वो लेटी की लेटी रह गई। गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखा। पोजीशन लिए पहरेदार अब खड़े हो गए थे। एक ने अपनी खून से सनी बाजू को थामा हुआ था। वो सख्ते की हालत में रह गई। इतनी गनों के बीच बचना असंभव था। हिलने का भी मतलब था असंख्य गोलियों का उसके शरीर में समाना।
मुकाबला करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। एकाएक गैलरी के दोनों ओर बंद कमरों के दरवाजे खुलने लगे। उनमें से एक पहरेदार सहित गन उनमें से एक पहरेदार गन सहित निकल रहा था। सबकी कठोर नजरें कविता कत्याल पर जमी हुई थी। कुछ ही क्षणों में सारी गैलरी पहरेदारों से भर चुकी थी। वो समझ गई कि फंस चुकी है, बचने का कोई रास्ता नहीं है।